नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी हैं। आज कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे देश आहत भी हुआ और चिंता का एक नया सुगबुगाहट जो है वो भी धीरे धीरे शुरू हो गया है, खासकर कश्मीर को लेकर के। घाटी में एक बार फिर भीड़ जो है वो उग्र नजर आई और भीड़ इतनी उग्र नजर आई कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह एम्बलम, अशोक एम्बलम पे उन्होंने हमला किया, उसके साथ तोड़फोड़ की। दुख की बात तो ये रही कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने उनका समर्थन किया। गुरु से मैं पूछना चाहूंगी, गुरु जिस तरह से ये घटना घटी है कश्मीर में और जिस तरह से उमर अब्दुल्ला का चेहरा सामने आया है, वो कितना खतरनाक, कितना घातक हो सकता है। नहीं, निश्चित रूप से आपका संकेत जिस तरफ है हम भली भांति समझ रहे हैं। और आज जो दुर्घटनाएं घाटी में हुई है, देखिए 2019 के बाद से अगर आप देखें तो पिछले 5 वर्षों में 2019 में 370 के ध्वस्त होने के बाद कश्मीर में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ था। निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईआईटी, एनआईटी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, डीडीसी के चुनाव हुए थे वहाँ पे। लेकिन ये कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। कुछ लोग इस बात को पचा नहीं सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में, विशेष तौर पे कश्मीर में, इतनी शांति, इतनी विकास का वातावरण कैसे है। लेकिन हद हो जाती है। राष्ट्रीय प्रतीक के मामले में भी संपूर्ण विपक्ष के दलों की जो शांति है, ये शांति नहीं है, ये एक प्रकार से एक घोषणा है। ये घोषणा है उन सभी ताकतों को, ये घोषणा एक समर्थन है उन ताकतों को जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। राष्ट्रीय एम्बलम, नेशनल एम्बलम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रिप्रेजेंटेशन है, हमारे संविधान का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे संवैधानिक संस्कारों के, संवैधानिक आदर्शों का नेतृत्व करता है। और उस पर भी आप शांत बैठे हुए हैं। जो वीडियो आए हैं बहुत डरावने हैं। जो वीडियो आए हैं उससे हमारा मन आहत है। लेकिन उससे एक बड़े पैटर्न की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। जो पैटर्न है वो, चाहे आपने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का जिक्र किया हो और तमाम संपूर्ण जो हमारी आज का विपक्ष है उसकी शांति है, ये बहुत पीड़ादायक है। हमें ये स्पष्ट करना होगा, कांग्रेस पार्टी को इस सोच से बाहर निकलने की आवश्यकता है। आपको हमेशा राजनीति की ही पड़ी रहती है। आप देश के 140 करोड़ लोगों के बारे में कब सोचिएगा? धर्म से ऊपर उठिए, जाति के ऊपर उठिए, और जो संपूर्ण भारतीय समाज है, जो 140 करोड़ लोग हैं, आप उनके बारे में सोचिए और इस विषय पे सख्त से सख्त टिप्पणी जारी करिए और ये सुनिश्चित कराइए, आपके तो मित्र हैं सीएम साहब, उन मित्र से आग्रह करिए और एक्शन लीजिए, कठोर कार्रवाई करिए, ताकि आगे से कोई ऐसी ताकत करने की सोचे भी ना। आपने संविधान की बात की, कांग्रेस संविधान बचाओ आंदोलन करती है, संविधान बचाने के लिए पद यात्राएं करती हैं, राहुल गांधी अगुवाई करते हैं। हमारे संविधान के पहले पन्ने पर जो कवर पृष्ठ होता है उस पे एम्बलम होता है। एक तरफ उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि धार्मिक स्थलों पे एम्बलम के होने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी जो संविधान का रोना रोते हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। निश्चित। इसको किस तरह, मतलब वहां पे, क्योंकि हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में इसी कश्मीर घाटी में एकजुटता नजर आई थी। हम खुशी में थे कि कश्मीर के लोग जो हैं अब भारत के साथ इस तरह से कदम मिला के चलेंगे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ की संस्कृति दोनों में उनका अहम योगदान होने वाला है। लेकिन आज जैसे ही एक घटना घटी, राजनीतिक पार्टियों ने अपने वही पुराने चेहरे दिखा दिए। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा। और अनिता जी, ये आपातकाल का 50वां वर्ष चल रहा है। 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी। दिस इज 50th ईयर ऑफ इमरजेंसी। और जो लोग संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, वास्तव में संविधान के आदर्शों की हत्या तो आपातकाल में हुई थी। लाखों लोगों को आपने बिना बताए, बिना किसी नोटिस के जेल में बंद कर दिया। असंख्य लोग ऐसे थे जिनकी आपने नसबंदी कर दी, इनवॉलेंटरी फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन किया। और ऐसे लोग जब संविधान की बात करते हैं, संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति कैसा दुराग्रह किया था कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। उनके देहांत के 4 दशक बाद तक महामानव, वंचितों के भारत के नेता बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न से वंचित रखा था जिन लोगों ने, वो बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं। हंसी आती है ऐसे लोगों पे। जिन लोगों ने संवैधानिक आदर्शों की हत्या की, वो संविधान को एक पॉलिटिकल टूल बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत की जनता ने उनके इस नैरेटिव को ध्वस्त किया है। बिहार में भी आप देख लीजिए, बिहार में वही लोग, संविधान बात करता है एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ।
कानून की दृष्टि में सब बराबर होते हैं, संविधान की दृष्टि में सब बराबर होते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी संविधान के ऊपर स्वयं को समझते हैं। कानून में सब बराबर हैं, कानून सब पे लागू होगा, लेकिन राहुल गांधी जी पे लागू नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेताओं से आग्रह करना चाहता हूँ, अपने कार्यालय से एक नोटिफिकेशन निकाल दें कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा ये कानून से ऊपर, इनके ऊपर संविधान लागू नहीं होता है। नहीं, उससे बढ़ के एक डर ये भी है गुरु कि साल 2019 में जब 370 हटाया गया, तब से ये जो पार्टियां हैं थोड़ी अनकंफर्टेबल थी कि क्यों हटाया गया, ये कश्मीरियों के साथ ज्यादती हुई है। और लेकिन जब हटा तो बड़ी बड़ी शांति वहां पे देखी गई। जिस लाल चौक पे हुर्रियत का झंडा फहराता था, वहां तिरंगा लहराता हुआ लोगों ने देखा। रात के 12 बजे वहां कॉफी पीने लोग जाते हैं। लेकिन जब इस तरह की घटना को हवा देंगे तो क्या लगता है, वो जो असामाजिक तत्व किसी न किसी डर की वजह से या शांति के ही आस में शांत बैठे हुए थे, वो एक बार फिर से उग्र हो सकते हैं। कश्मीर को फिर से इस माध्यम से डिसरप्शन के आसार नजर आ सकते हैं। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आपने 2019 का जिक्र किया और कश्मीर में शांति क्यों थी। देखिए, ये इनके दोहरे मापदंडों का उदाहरण देता है। 2019 से पहले 370 के कारण जम्मू कश्मीर में रहने वाली महिलाएं, जम्मू कश्मीर में रहने वाले पिछड़े वर्ग के लोग, जम्मू कश्मीर में रहने वाले दलित और आदिवासी, उनके साथ कितना घोर अन्याय होता था, किसी ने बोला आज तक? आज राहुल गांधी जी देश देश में घूम के बोलते हैं कहाँ है एस सी एस टी ओबीसी, कहाँ है एस सी एस टी ओबीसी। कश्मीर में 70 साल तक कहाँ था एस सी एस टी ओबीसी? आपने कभी सूद ली इस बात की? वो तो भला हो अमित शाह जी का, भला हो हमारी सरकार का कि 370 को ध्वस्त करके हमारे दलित भाइयों को आरक्षण प्राप्त हुआ। पहली बार गुर्जर बकरवाल समाज के गुलाम अली खटाना साहब जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में पहुंचने वाले पहले आदिवासी व्यक्ति बनते हैं। पहली बार वहां पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू होता है, इसी कारण वहां शांति थी। दूसरा जो आपका प्रश्न था, मैं बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप आश्वस्त रहिए कि आज की तारीख में केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी है, जम्मू कश्मीर के यंगस्टर्स हैं, जम्मू कश्मीर की महिलाएं, आधारभूत संरचना हो, शांति व्यवस्था हो। जम्मू कश्मीर हमारे लिए विकास के एजेंडे में टॉप मोस्ट मामला था, है और आगे भी रहेगा। बात बिहार की करेंगे गुरु। बिहार में राहुल गांधी की इतनी लंबी चौड़ी पदयात्रा निकली, बिहार में उन लोगों से वोट मांगा, वोट चोरी के हो रही है इसके लिए अपील की। लेकिन दिल्ली लौटते ही बिहार के लिए अजीब अजीब से शब्दों के इस्तेमाल होने लगे, उनके पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के डायस से भी और प्रांतों से भी, जहां जहां उनके सरकार है। किस तरह से ले रहे हैं? क्या ये बिहार सच में बिहारियों को मनाने की कोशिश थी, या कहीं ना कहीं उनको लेकर के एक दुराग्रह था? नहीं, आप देखिए, पूरी यात्रा को अगर आप एनालाइज करिएगा नीता जी, तो आप पाइएगा कि ये यात्रा बिहारियों को अपमानित करने वाली यात्रा सिद्ध हुई है। एम के स्टालिन का खुले बाह से स्वागत किया गया बिहार में। हम भूल गए क्या उनके पार्टी के एन नेहरू क्या बोले थे? बिहारी बुद्धिहीन होते हैं। कल कांग्रेस केरला ने ट्वीट किया है, बिहारी बीड़ी बीड़ी बोल देते हैं, बुद्धिहीन बोल देते हैं, बीमारी बोल देते हैं। बिहारियों को मजाक का विषय बनाते हैं चरणजीत चन्नी, और उनके साथ में राहुल जी की बहन प्रियंका गांधी जी उपहास करती है, मजाक करती है। क्या समझ रखा? अभी मैंने देखा कांग्रेस पार्टी की नेत्री है, वीडियो में कह रही थी राहुल गांधी जी ने हाथ मिलाया, पसीने से लथपथ लोग गले लगाया, एहसान किया आपने, पैर धोए आपका, आपका काम है, आप राजनीति में है। लेकिन इस प्रकार से बिहारियों को इस हे दृष्टि से देखना, पसीने से लथपथ हैं जी, हम स्वीकार करते हैं इस बात को, हम काम करने वाले लोग हैं, हम किसान मजदूर हैं, हम श्रमिक है, पसीना आएगा, स्वाभाविक है। अगर आपको नहीं इच्छा थी तो नहीं मिलाते आप। बिहारी राष्ट्र निर्माता है, हम राष्ट्र को बनाते हैं। यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, मैं आश्वस्त हूँ कि एक एक ईंट पत्थर सीमेंट बिहारी ने लगाया होगा। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की नव सामंती मानसिकता है, द न्यू फ्यूडल माइंडसेट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, दिस इज प्रिसाइजली दिस, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पहली बार इतिहास में संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी बैठी, उनके खिलाफ क्या क्या बातें की गई, उनके रंग पे टिप्पणी किया गया, राष्ट्रपति न जाने क्या क्या कहा गया। तो मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति पहली पीढ़ी का मेहनत कश होता है, श्रमिक होता है, उनसे इन लोगों को एलर्जी है। लेकिन ऐसा बिहार ने मन बना लिया है। आपने देखा बिहार की महिलाओं के प्रति, माँ जानकी के प्रति, माँ जानकी वही की मैं भूमि पूछना से। चाहती हूँ, आप अपने मैनिफेस्टो में सीता मंदिर को लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष तुष्टिकरण की राजनीति के आरोप लगा रहे हैं आप पे। माँ सीता की बात, माँ जानकी की बात आप कर रहे हैं, तब मैं बता रही हूँ कि ऐसे ही राम राम चिल्लाए थे, और सत्ता में आने के लिए अब सीता सीता चिल्ला रहे हैं बिहार की सत्ता में आने के लिए। हम सत्ता में नहीं थे,
हम 2 सांसद थे, हम 30 सांसद थे, 40 सांसद थे, रामलला का भव्य मंदिर बनाना हमारा तब से हमारी मंशा थी, हमारा मकसद था। कोई सत्ता का इस से जोड़ करके देखना मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक है। माँ जानकी हमारे लिए एक आस्था का विषय है, हमारे लिए सम्मान का विषय है। भव्य राम मंदिर बना है, राम लल्ला आ गए हैं तो सीता लल्ली भी आएँगी। संपूर्ण बिहार के लिए, मिथिला के लिए, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी के लिए एक सम्मान गर्व का विषय है और हम आश्वस्त हैं कि एक भव्य सीता जी का मंदिर बनेगा, सीता जी स्वयं वहाँ आएँगी और बिहारियों को आशीर्वाद देंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका गुरु। देखिए राजनीति कहीं की भी हो, लेकिन जब वो निचले स्तर पे जाती है, तो कहीं न कहीं उसका खामियाज़ा आम जनता को भुगतना पड़ता है। राजनेता राजनीति करते हैं, लेकिन उस राजनीति में संविधान, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अपमान होता है, बिहार के लोगों का अपमान होता है और ऐसे अपमान को लेकर के जनता अपना क्या रुख लेगी, वो कुछ महीने या कहें कि कुछ समय बाद पता चल ही जाएगा। जय हिंद। धन्यवाद।